Very good morning, 10th class. How are you all, children? Going through your studies, your lessons? So now finally, after so many days, we are on the last unit of first chapter. हमारा हिस्ट्री का एक लेसन फाइनली पूरा होने जा रहा है आज. I know it's a pretty long one, but it's very important too. So you have to learn it nicely. चलो ठीक है. So we are on the last unit of the nationalism in Europe. बहुत कुछ पढ़ा हमने, पूरे यूरोप के बारे में जाना, स्पेशली फ्रांस. What happened in Europe after French Revolution, unification, spread of nationalism, then unification of 3 countries. Okay, so nation states coming into force, जो आज modern states हैं. Allegories, of course, last lesson में हमने पढ़ा था about female allegories, symbols to the nation they were created. और आज हमारा टॉपिक है nationalism and imperialism. Need to understand the meaning of these two terms. Of course, nationalism you all know. Nationalism का मतलब क्या होता है? Love for your nation, देशभक्ति की भावना. Very simple. और ये हम पूरे चैप्टर में डिस्कस भी करते आ रहे हैं. What is nationalism? और इसी nationalism ने क्या क्रिएट किए यूरोप में? नेशन स्टेट. The people were inspired by this feeling of nationalism, so they wanted to get their nations created. एम्पायर से फ्री होकर लैंग्वेज बेस पर या रेशियल बेस पर वो अपने नेशन स्टेट्स क्रिएट करने लगे. सो दिस वाज स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म. लेकिन अब देखो एक और वर्ड है यहाँ पर, इम्पीरियलिज्म. इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है बच्चों, जब एम्पायर क्रिएट नहीं हो रही. देखो एम्पायर क्रिएट करना एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक राजा या एक देश किसी दूसरे देश को उसके रिसोर्सेज के लिए अपना गुलाम कंट्री बना लेता है, या किसी देश पर किसी पावरफुल कंट्री का राजा का राज हो जाता है. मर्ज नहीं हो रहा है, अलग अलग हैं दोनों, लेकिन राजा, एक देश का राजा दूसरे देश पर अपने हुक्म चलाता है या उनके लिए डिसीजन लेता है. दैट इज नोन एज इम्पीरियलिज्म. पहले तो क्या होता था, एम्पायर्स में मिला लिया जाता था. अभी एम्पायर क्रिएट नहीं हो रही है, अब एक सॉर्ट ऑफ है, क्योंकि इन्फ्लुएंस है, साथ में नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन उस कंट्री के लिए सारे डिसीजन एक पावरफुल किंग ले रहा है. दैट इज नोन एज इम्पीरियलिज्म. तो अब धीरे धीरे पहले तो नेशन स्टेट्स बनेंगे एंड देन विल कम द स्प्रेड ऑफ इम्पीरियलिज्म. So let's see how it happened in Europe. By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. This is imperialism. Start जब हुआ था nationalism, तो वो किस feeling के साथ start हुआ था? Having your own country. King नहीं, no constitutional monarchy, but democratic form of government. इसके साथ start हुआ था spread of nationalism in the 19th century. लेकिन धीरे धीरे first half of the century तक तो ये रहा, लेकिन last आते आते change हो गया. पहले तो अपना देश फ्री कराना है, ये फीलिंग थी. अब अपना देश तो फ्री हो गया, अब हमें दूसरे के एरिया को कॉन्कर करना है. एंड आई टोल्ड यू, अब रीजन क्या होगा? वहां के रिसोर्सेस. ठीक है, तो अब ये हो गया. पहले किंग्स अपनी किंगडम, अपनी एम्पायर बढ़ाते थे. अब ये जो फ्री कंट्रीज हैं, जहां ऑफकोर्स बहुत सारे कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, लेकिन अब वो दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर resources. This is narrow creed with limited ends. During this period, nationalist groups became increasing intolerant of each other. लड़ाइयाँ और बढ़ गई, एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं, and were ever ready to go to war. The number of wars increased. The major European powers, in turn,
मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन। और अच्छा, ये जो कंट्रीज लड़ रहे हैं ना आपस में, दे आर नॉट दोज बिग पावरफुल कंट्रीज, दे आर स्मॉल कंट्रीज जो इन एम्पायर्स से फ्री हो रहे हैं। एम्पायर्स बहुत बड़ी बड़ी है, याद है हैब्सबर्ग एम्पायर, कितनी बड़ी एम्पायर, कितने सारे एरियाज, इटली के एरियाज भी हैं उसमें, जर्मनी के एरियाज भी हैं उसमें। तो अब ये जब फ्री हो रहे हैं एरियाज, ये ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अपने लिए चाहते हैं। जब कोई चीज़ ब्रेकअप होती है तो किसको ज़्यादा हिस्सा मिले, क्योंकि अभी तक तो वो सब एक एम्पायर का हिस्सा है। नाउ व्हेन दे आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द एम्पायर्स, उनमें आपस में लड़ाई शुरू हो रही है। दीज आर दोज वॉर्स टू गेट मोर एंड मोर लैंड। अब वो देश आपस में लड़ रहे हैं टू गेट मोर एंड मोर लैंड, उन पर अब किसकी नजर है? दीज पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ये इन छोटे छोटे देशों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहते हैं। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्ट एम्स। एम्पायर से तो फ्री हो रहे हैं, ओटोमन एम्पायर का ब्रेकअप हुआ, हैब्सबर्ग एम्पायर का ब्रेकअप हुआ। अब वो जो अलग अलग कंट्रीज फॉर्म हुए, या हम कहें नेशन स्टेट्स फॉर्म हुए, ये जो पावरफुल कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये चाहते हैं वो देश इनके साथ जुड़े। तो अब ये ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं यूरोप में। अब देखो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ेंगे, एंड चिल्ड्रन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि इस पर जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 was the area called the Balkans. You remember the year 1871? क्या हुआ था 1871 में? अगर किसी बच्चे को याद हो तो बताओ मुझे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। क्या हुआ था 1871 में? यस, जर्मनी वॉज यूनिफाइड। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। सो उसके आगे की स्टोरी देखो। एक बहुत बड़ा यूरोप में एरिया है बल्कान्स, ठीक है। The Balkans was a region of geographical and ethnic variations. अलग अलग रेसेस के लोग उस एरिया में रहते हैं, comprising सी। अब ये जो कंट्रीज के नाम हम पढ़ेंगे, दे आर मॉडर्न डे कंट्रीज। आज के जो कंट्रीज है ना, ये उनके नाम है। इफ यू वांट यू कैन चेक देम आउट इन टुडेज वर्ल्ड मैप। मॉडर्न डे के वर्ल्ड मैप में आप इन कंट्रीज को चेक कर सकते हो। देखो इतना बड़ा एरिया था ये यूरोप में। दैट इज रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो। ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट कंट्रीज टुडे। और ये सारा एरिया क्या कहलाता है बच्चों? बल्कान एरिया। whose inhabitants, अंडरलाइन कर लो ये, were broadly known as the Slavs, not slaves. Check out the spelling. It's the Slavs. इन पूरे एरिया के, बल्कान एरिया के जो inhabitants थे, रहने वाले थे, they are popularly known as Slavs. A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire. है ना? तो ज़्यादातर ये एरिया किसके अंडर में था? ओटोमैन एम्पायर। वेरी बिग एम्पायर लाइक हैब्सबर्ग एम्पायर। ये ओटोमैन एम्पायर भी बहुत बड़ी एम्पायर थी। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बल्कान्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमैन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। अब बल्कान एरियाज में भी नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ, अपनी रेस या अपने लैंग्वेज के बेस पर। द पीपल, द स्लाव्स, दे वांटेड टू गेट इंडिपेंडेंस। सब अपने अपने कंट्रीज डेवलप करना चाहते थे। तो एक तरफ तो स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म हो रहा है, और धीरे धीरे अब ओटोमैन एम्पायर ब्रेकअप होना शुरू हुई। और एक कंट्री जो सबसे पहले फ्री हुआ, जिसकी इंडिपेंडेंस हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ ग्रीस। तो उसके साथ अब धीरे धीरे ये कंट्रीज फ्री होने लगे। ठीक है, वेरी गुड, फ्री हो रहे हैं। बट व्हाट हैपन, अभी तक दे वर पार्ट ऑफ द बिग ओटोमैन एम्पायर। ठीक है, एक हिस्सा थे, अब अलग हो रहे हैं। रोमानिया अलग हो रहा है, बुल्गारिया अलग हो रहा है, ग्रीस अलग हो रहा है, मैसिडोनिया अलग हो रहा है। अब जब ये सेपरेट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बन रहे हैं, किसके अंडर में कितना एरिया? मान लीजिए ग्रीस और मैसिडोनिया नेबर्स हैं, हाँ, पास पास दो कंट्रीज बने। कोई एक पर्टिकुलर एरिया है,
जो ग्रीस कहता है मेरा है, मैसेडोनिया कहता है मेरा है, और इसको लेकर उनमें वॉर स्टार्ट हो गए। तो ये वहाँ हो रहा था। दैट बिकेम क्वाइट एक्सप्लोसिव। ऑल थ्रू द 19th century, the Ottoman Empire has sought to strengthen itself. It's not that the rulers of Ottoman Empire ने कोशिश नहीं करी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, बहुत कोशिश करी, चेंजेस भी लाए। वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ओटोमैन एम्पायर का हेडक्वार्टर था टर्की, एंड टर्की इज़ अ मुस्लिम कंट्री। तो उन्होंने, एंड दे आर वेरी रिजिड एट दैट टाइम, सो द रूलर्स दे वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स। उन्होंने कोशिश भी करी, क्योंकि उन्होंने देखा ना लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, वो नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा है, नाउ दे वॉन्टेड टू गेट फ्रीडम, सो दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म। लेकिन हम सब जानते हैं बच्चों, फ्रीडम से बढ़कर और कोई रिफॉर्म नहीं होता है, स्पेशली पॉलिटिकल फ्रीडम। So all through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. The people just wanted independence. One by one, its European subject nationalities broke away. ये सारे countries धीरे धीरे free होते गए from its control and declared their independence. Start हुआ था ग्रीस से। But the Balkan people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had been once independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. और ये सब जब कंट्रीज़ फ्री होने लगे तो उन्होंने क्या कहकर फ्रीडम मांगी कि वंस वी वर एन इंडिपेंडेंट कंट्री और हम पर ओटोमैन एम्पायर ने कब्जा कर लिया। याद है हमारा कंट्री का भी तो यही हाल था। वी वर अ सब्जेक्ट कंट्री टू ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश एम्पायर। पहले तो हम इंडिपेंडेंट ही थे, इट्स आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स मेड इंडिया देयर कॉलोनी। वैसे ही ये सारे कंट्रीज जिन पर ओटोमैन एम्पायर ने कब्जा कर लिया था, तो दे डिमांडेड फ्रीडम। उन्हें रिफॉर्म्स नहीं चाहते थे, दे जस्ट वांटेड देयर फ्रीडम। Hence, the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence. तो in a way they all were fighting for their independence. ये freedom movement चल रहा था इन countries में। अब all these countries are fighting for their independence, वो free होना शुरू हुए। अब वही किसके अंडर में कितना एरिया, इस बात को लेकर लड़ाई हो रही है। कुछ बहुत सिमिलर नहीं लग रहा है तुम्हें ये चीज़? ये हमारे साथ भी तो हुआ। When we became independent from ब्रिटिश एम्पायर, इंडिया फ्री हुआ, पाकिस्तान गया, किसको लेकर अभी तक लड़ाई चल रही है? कश्मीर को लेकर। तो ऐसे ही लड़ाई वहाँ होने लगी, ये एरिया मेरा, ये एरिया मेरा, ये कहकर ये सारी नेशनैलिटीज़ आपस में लड़ रही हैं। और अब इनकी लड़ाई का फ़ायदा कौन उठाएगा? हाँ, दोज बिग पावर्स, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जैसा मैंने बोला, उन्होंने इनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाना शुरू किया। As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. बहुत ज़्यादा वॉर, बहुत ज़्यादा फाइट्स यहाँ पर शुरू हो गई। The Balkan states were fiercely jealous of each other. उसके अंडर में कैसे चला जाए ज़्यादा लैंड, and each hoped to gain more territory at the expense of the others. I want more territory. उसे नहीं मिलनी चाहिए, ये टेरिटरी हमारी है। इस बात को लेकर इन सब नेशनैलिटीज़ में, इन सब नेशन स्टेट्स में आपस में वॉर्स स्टार्ट हो गए। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बल्कान्स हैड बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। और अब इन लड़ाइयों का, इन वॉर्स का किसने फ़ायदा उठाया? दोज बिग पावर्स। They started supporting one or the other nationality. During this period, there were intense rivalry among the European powers over trade. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है बच्चों, अब जो लड़ाई होगी वो किसके लिए होगी? रिसोर्सेज के लिए, ट्रेड है ना, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है लार्ज स्केल पर, उन्हें बेचना है। अब इंग्लैंड में थोक में प्रोडक्शन हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, वो इंडस्ट्रीज़ लग चुकी हैं। कहाँ बेचेंगे इतने गुड्स? ये छोटे कंट्रीज ही तो हैं जो उनके मार्केट बनेंगे। तो ये लड़ाई हो रही है। एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट मीन्स पावर, हु हैज़ मोर
पार. These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded. और जिस तरह से वहाँ पर लड़ाइयों का solutions निकलना शुरू हुए, उससे पता चलता है कि ये rivalries कितनी serious हो गई थी. Each power, underline कर लो, कौन कौन से हैं देखो, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, Austro-Hungary were keen on countering the hold of other powers. दूसरे का पार कम करना और खुद का बढ़ाना, ये इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई. Over the Balkans and extending its own control over the area. दूसरे के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना और खुद के इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना. इस बात को लेकर आपस में राइवलरीज और गहरी होती चली गई. This led to a series of wars in the region. छोटे 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 बहुत सारे wars start हुए and in the end finally what happened? 1914, the First World War. So these rivalries resulted in First World War. So nationalism aligned with imperialism. तो अभी तक nationalism था, अब उसके साथ क्या जुड़ गया? Imperialism. When these big powers, they wanted to bring these small countries under their influence, led Europe to disaster in 1914, that World War First. But meanwhile, many countries in the world which had been colonized, like India, by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. लेकिन अब तक by the year 1914 many colonial countries जिन पर यूरोपियन पावर्स का कब्जा था, वहाँ पर उनके फ्रीडम स्ट्रगल्स स्टार्ट हो चुके थे. द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स, ये सब क्या थे, है ना, एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट. Nationalism, that feeling of nationalism was still there among the people, in the sense that they all struggled to form independent nation states. All the colonies which were having those freedom movements, now they wanted to become independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity. When Indians were also fighting for the independence, हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे पूरे इंडिया की. हाँ, तो दैट इज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स forged in confrontation with imperialism, fighting against imperialism. European ideas of nationalism were nowhere replicated. वो जो start हुआ था nationalism, feeling of nationalism, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था and new form of nationalism was coming on way. For people everywhere developed their own specific variety of nationalism. ठीक है, यूरोप में स्टार्ट हुआ था दैट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, लव फॉर योर कंट्री, लेकिन प्यार करने का तरीका सबका अलग अलग होता है. अपने देश से कैसे प्यार किया जाए, सोल्जर्स भी करते हैं, और रोमांटिक नेशनलिज्म में हमने पढ़ा था, रोमांटिसिज्म में इवन द आर्टिस्ट, द पोएट्स, द पेंटर्स, द राइटर्स. हाँ, तो सबका तरीका अलग अलग था. बट द आइडिया दैट एक चीज़ कॉमन थी, societies should be organized into nation states. So time had come to end empires, time had come to end kingdoms, and now is the time to make nation states came to be accepted as natural and universal. तो अब एक बात तो बहुत clear थी, all over the world, among the colonies of course, in Asia and Africa, that now is the time to have independent nation states which later developed into modern states, जिन्हें आज हम countries कहते हैं, modern states कहते हैं. उनका formation start हो गया था by the name nation states. ठीक है, so this is the end of our first chapter. I know it's quite lengthy one, लेकिन फिर भी बच्चों ध्यान से go through your chapters, and if you have any queries you can WhatsApp me. I'll try to solve out. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा या आंसर नहीं आ रहा, आप मुझसे पूछ सकते हो. लेकिन इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बिकॉज अभी जो आपके टेस्ट होंगे एट द एंड ऑफ दिस मंथ और बिगिनिंग ऑफ सितंबर, तो तब आपके उसमें ये लेसन में से क्वेश्चंस आएंगे. सो गो थ्रू इट प्रॉपरली, रिवाइज करो इस लेसन को, और अगर कोई डिफ़िकल्टी है यू कैन व्हाट्सएप मी योर क्वेरीज. सो फ्रॉम टुमारो, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, हम कौन सी बुक स्टार्ट करेंगे?
civics. तो कल से हमारा civics का नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होगा. टिल देन कीप रीडिंग.